गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स के आज के लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। तो आज तक हम डिफरेंशिएशन पूरी तरह से कवर कर चुके हैं ना। आपको उस पर क्वेश्चन करने और अच्छे से सीखेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से आएगा। तो आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन। देखो कुछ नहीं होता बच्चों, अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना अभी के लिए, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक ही डिफरेंस है, दैट इज़ इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। देखो कैसे समझेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। तो आपको अगर मैं बताऊं, देखो अभी तक हम जो कर रहे थे, मान लो डी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हम क्या करते थे, जो यहाँ पे होता था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते थे। अब जो होगा वो इस तरह से होगा, इंटीग्रेट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो जो देखो बच्चों क्या करते थे, हम इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम उल्टा करेंगे, तो जो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस चीज़ को, है ना। तो अब देखो बच्चों, समझने के लिए सबसे बड़ी बात जो आपको इंटीग्रेशन में देखनी है, दैट इज़ इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का होता है। देखो कई बार हम इंटीग्रेशन करते हैं विद लिमिट्स कैसे होती हैं वो हम देखेंगे, और कई बार हम क्या करते हैं विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं ना। तो दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, और इंटीग्रेशन से हम कैसे एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो है ये फंक्शन का ग्राफ है ना, तो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो आपको देखो बच्चों, अभी कुछ नहीं, अभी आप जीरो से शुरू कीजिए। इंटीग्रेशन मैंने सिंपली आपको क्या बताया, इस तरह से दिया होता है, कैसे, इंटीग्रल ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसे इंटीग्रल ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब एक बच्चों करते कैसे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें समझना है, दैट इज इंटीग्रेशन इज सिंपली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो द रिवर्स कैसे है, तो मान लो अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर को, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे, या फिर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते थे, तो क्या आता था 2x, है ना, क्या आता था 2x। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो मतलब क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो अगर हमने डिफरेंशिएट करके ये आया, इट मीन्स अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ समथिंग दैट इज 2x विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x dx। तो आपको पहला पॉइंट समझ आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। कैसे रिवर्स प्रोसेस, देखो समझो आप, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक लकड़ी है आपके पास, ठीक है, एक लकड़ी है आपके पास। डिफरेंशिएशन मेनली क्या करता था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता था ना। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, तो तोड़ता था, मान लो इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए, है ना, 1 2 3 4 5 टुकड़े कर दिए, मान लो बराबर, तो 5 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। लेकिन अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसको वो इंटीग्रेशन जोड़ के यही बना देगा, है ना। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इन 5 टुकड़ों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा आपका, अल्टीमेटली ये बन जाएगा। इट मीन्स आपको दिख रहा है ना, जब हम एक लकड़ी को तोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन का काम होता है तोड़ना, फंक्शन को तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जो तोड़ के आया उससे फिर हम उसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वही बन जाएगा। तो जो जोड़ते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस। डिफरेंशिएशन में हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, और जो टूटी हुई चीज़ है उसको फिर से जोड़ने का काम करता है डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आता है ना। ये मैं आपको सिंपली ऐसे बता दूंगा। देखो अभी हम ध्यान से समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन अभी हमने देखा ना, जोड़ना मतलब समेशन या एडिशन, इसको हम इंटीग्रेशन का नाम दे सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों, मान लो आपके पास है ये एक, मतलब ब्लॉक, मान लो कोई भी कुछ भी समझ लो, है ना, कुछ भी क्वांटिटी समझ लो, उसको हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो ये जो है सारे टुकड़ों की लेंथ बराबर है ना। मान लो ये लेंथ है डेल्टा एक्स, मान लो ये लेंथ है डेल्टा एक्स, तो ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी सारी। तो टोटल जो लेंथ होगी, इसकी टोटल लेंथ अगर हमें निकालनी है तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। ये छोटी छोटी लेंथ से इनको जोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स समेशन मतलब ऐड करना इन छोटी छोटे टुकड़ों को, समेशन ऑफ ऑल दीज डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। तो मतलब जो ये टोटल लेंथ है इसकी, ये जो टोटल लेंथ, ये क्या होगी, ये छोटे छोटे जो डेल्टा एक्स है उनको सम करेंगे, जब ये समीशन का साइन होता है ना, मतलब जोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों को। लेकिन ये तो था डेल्टा, मतलब कुछ चेंज, उतना छोटा नहीं बड़ा चेंज। लेकिन मान लो मैं बहुत छोटा चेंज ले लूँ,
मान लो इतना सा, ऐसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इतने छोटे कि वो दिखे भी ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं? dx। मैं बता चुका हूँ। तो जब हम उस केस में लेंथ निकालेंगे तो हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे। लेकिन अब मान लो ये जो समेशन ये कैलकुलेटर की तरह काम करता है, जोड़ने का कैलकुलेटर है ना, इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एक्स जोड़ना। मान लो अब जब बहुत छोटे हो गए तो हमारे बहुत सारे टुकड़े हो गए और उनको जोड़ना है, तो ये वाला कैलकुलेटर उस टाइम पे मान लो समझ लो अब हमारे काम नहीं आ सकता। उतना खतरनाक कैलकुलेटर नहीं है कि वो इतने छोटे छोटे इतने सारे टुकड़ों को जोड़ पाए। तो हम जो यहाँ पे जो खतरनाक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, है ना। तो हम सिंपली समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे और इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे dx। तो इंटीग्रेशन dx जो होगी लेंथ होगी, है ना। तो मान लो टोटल लेंथ है x के छोटे छोटे टुकड़े की, है ना, तो x का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज लेंथ, है ना। छोटे छोटे dx जोड़े तो क्या अल्टीमेटली क्या बनेगा? x। तो ये सिंपली मान लो कि एक इससे हाई लेवल का कैलकुलेटर है ना, समीशन से हाई लेवल का कैलकुलेटर है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इंटीग्रेशन क्या होता है, किन्हीं चीज़ों को जोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। और तीसरा होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, डिफरेंशिएशन से स्लोप और इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। हाउ इज़ इट इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व? हम देखेंगे। देखो बच्चों, सिंपली मान लो आपके पास एक कर्व है, मान लो ये आपके पास ये कर्व है, ठीक है। मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया अंडर द कर्व ये निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। मान लो ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके आगे काम नहीं देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये मान लो आपके फंक्शन x एक्सिस, ये y एक्स। देखो बच्चों, मान लो हम क्या करते हैं, जैसे ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, मान लो मैंने x पे जाके, ये 0 है ना, x पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया इसका, बहुत छोटा, इतना छोटा, ये तो मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ, इससे भी बहुत छोटा, इतना छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल, है ना, dx। और वो छोटा टुकड़ा क्या होगा? x पे जाके बहुत छोटा टुकड़ा। और किसका छोटा टुकड़ा? ये जो x में लेंथ है ना, तो x में लेंथ को मान लो मैं x मान रहा हूँ, ये पूरी लेंथ x है, तो x एक्सिस का छोटा सा टुकड़ा, तो वो क्या होगा? dx। जैसे y में लेते तो उसका छोटा सा टुकड़ा dy। तो dx इसकी विड्थ है, विड्थ क्या है? चौड़ाई है इस स्ट्रिप की, ये स्ट्रिप है ना, तो ये ले ली। अब देखो बच्चों, ये इतनी छोटी होगी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना अप्रॉक्स सेम ही रहेगी, मतलब कि बिल्कुल कर्व जो होगा वो पॉइंट रहेगा, पॉइंट है ना, बिल्कुल इतना छोटा। मान लो ये कर्व है, मैं इतनी छोटी स्ट्रिप ले लूँ, देखो आपको दिख भी नहीं रहा, ये तो वही पॉइंट बन गया, लेकिन मैथमेटिकली ये एक स्ट्रिप है ना, मैथमेटिकली ये एक स्ट्रिप है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। मान लो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस x के लिए है, किसकी वैल्यू होगी? वो x की जो वैल्यू होगी वही पूरी यहाँ, मतलब x एक्सिस पे कुछ x कोऑर्डिनेट, मान लो x इक्वल टू 2 पे लिए हमने स्ट्रिप, है ना, तो ये 2 पे y की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी ना 2 की, तो दिस इज सिंपली y, मतलब y ऑफ दिस। तो हम मान लो y मान लेते हैं, ये y। तो ये जो टोटल ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसका अगर हमें एरिया निकालना है इस छोटी सी स्ट्रिप का, तो क्या होगा? देखो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये है लेंथ, दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू दैट इज़ y, और ये है इसकी विड्थ जो थी हमने निकाली dx, छोटा सा टुकड़ा है ना। तो एरिया क्या होगा इस स्ट्रिप का? होगा y dx। इसको मैं मान लूँ, देखो अगर मैं मान लो dx की जगह लेता थोड़ा बड़ा स्ट्रिप, तो डेल्टा x लेता, तो एरिया होता है y डेल्टा x। और सिंस ये पूरा एरिया नहीं है, ये एरिया का भी छोटा सा टुकड़ा है, तो एरिया का भी x का छोटा सा टुकड़ा डेल्टा मान लिया, तो एरिया का छोटा सा टुकड़ा डेल्टा a। तो जब मैं समीशन करूँगा डेल्टा a इज इक्वल टू समीशन ऑफ ये सारे, है ना, तो मेरे को पूरा एरिया निकालना है, तो मैं इन छोटे छोटे एरिया के टुकड़ों को जोड़ दूंगा और इस साइड भी समीशन कर दूंगा इक्वालिटी के लिए, तो ये आ जाएगा आपका एरिया इज समीशन ऑफ y डेल्टा x। सिंस मैंने बताया ये तो कब वैलिड है? जब आपके टुकड़े उतने छोटे नहीं है, लेकिन जब आपका बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन आ जाती है तो सिंपली हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। कैसे? हम डेल्टा x की जगह लेंगे उससे भी छोटा टुकड़ा, है ना, छोटा टुकड़ा, और सिंपली डेल्टा x हो, मतलब डेल्टा x को हम बहुत छोटा कर देंगे, 10 to 0, चेंज इन x 10 to 0, तो वो बन जाएगा dx। तो ये कंडीशन भी होती है इंटीग्रेशन के लिए। देखो इंटीग्रल कर देंगे हम y, है ना, देखो सिंपली मान लो एरिया क्या होगा अभी स्ट्रिप का? y dx। ये आ गया छोटा सा एरिया, एरिया पूरा है ए, जो छोटा सा एरिया होगा बहुत छोटा सा एरिया dA, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया बन जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों का इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ना, तो क्या हो जाएगा? बड़ा टुकड़ा, मतलब पूरा टुकड़ा a इज इंटीग्रल ऑफ y dx। यही y जो है दिस इज फंक्शन की वैल्यू, f ऑफ x है ना, x, y इज f ऑफ x है ना ग्राफ, तो ये कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन
एक्स, है ना। तो जैसे जैसे हमने अलग अलग डिफरेंशिएशन में फार्मूले किए थे, यहाँ पे भी हम कुछ फार्मूले करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन समझ आ चुका होगा ना। अब देखो यहाँ पे अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है 2 से 3 का, तब हमें एरिया पूरा नहीं निकालना है, नहीं तो ये तो जहाँ तक फंक्शन जाएगा वहाँ तक का एरिया निकाल लेगा ना आर्बिट्री, हमने लिमिट्स नहीं डाली है। जब 2 से 3 में निकालना होगा तो हम 2 से 3 डालेंगे, 2 से 3 डालेंगे, तब आपका 3 पुट करेंगे। जब ये कैलकुलेट कर देखेंगे हम, उसको बोलते हैं, जब वैल्यूज़ लिमिट पुट करते हैं उसको बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट मतलब कुछ डिफाइंड वैल्यूज़ हैं ये, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। लेकिन अगर हम ये ना पुट करें, सिंपली करें, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। तो हमें कुछ पता नहीं है, हम इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अब मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले करवा रहा हूँ, है ना, बहुत सिंपल फार्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। द फॉर्मूलेज यूज्ड इन इंटीग्रेशन। तो फार्मूले में आप लिख सकते हैं, देखो पहला फार्मूला आप लिख लो, है ना, फार्मूले यूज फॉर इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज एक्स की पावर एन। जैसे हमने एक्स की पावर एन को डिफ्रेंशिएट किया था, यहाँ पे एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। हमने अभी देखा ना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन, ये तो क्या होगी, फंक्शन की वाई वैल्यू, और विड्थ क्या होगी, डी एक्स। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो एक्स की पावर एन डी एक्स टोटल आपका इंटीग्रेशन देगा, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, देखो जब आपका यहाँ पे लिमिट्स पुट नहीं की है ना, तब हम यहाँ पे कांस्टेंट पुट करते हैं। मतलब ये कांस्टेंट सिर्फ यूज़ होता है ओनली इन, कौन सी इंटीग्रेशन है ये, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है तब हम कांस्टेंट नहीं पुट करते हैं, सिर्फ ये पुट करते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मान लो आपके पास यही होता लेकिन आपका 1 और 2 होता है ना, तो हम पहले 2 पुट करते हैं, तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। मतलब ये जो आता है ना, ये इसमें ऐसे होता ना, ऐसे ये जो आंसर आता है उसमें हमें मान लो 1 से 2 पुट करना पड़ता, 1 से 2, तो 1 से 2 पुट करते, तो 2 पुट किया, फिर माइनस अपर लिमिट तो पुट करते माइनस लोअर लिमिट, तो हम पुट करते 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप सिंपली देखो कांस्टेंट लगाने का क्या फ़ायदा नहीं, आप कांस्टेंट लगा भी दो, मान लो यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे भी देखो एक बार इसमें पूरे में पुट करेंगे ना 2, तो 2 पुट करेंगे कांस्टेंट तो एज ए कांस्टेंट रहेगा, फिर माइनस 1 पुट करेंगे तब भी कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पुट नहीं करते हैं। अभी तो आप सिंपली फॉर्मूलाइज देखो ये हम आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन कर करके, है ना। तो आपका पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज सिंपली एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। कैसे समझेंगे, हमने बोला ना ये इंटीग्रेट करके ये आया, ये जोड़ के ये आया, तो मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये आना चाहिए, है ना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरीफाई करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, कांस्टेंट का तो 0 आएगा तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सॉरी, है ना, अपॉन n प्लस 1 क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, n प्लस 1 कांस्टेंट है ना, n कुछ होगा, नंबर होगा 1 अपॉन n प्लस 1, तो बाहर ले लिया, x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 1। देखो ये कैसा है, इसमें पावर रूल में अब जो x की पावर n होता था n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 यहाँ आ गया, तो x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, ये आ गया x की पावर n। तो आपके पास सिंपली यही यहाँ से ये आ गया। तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला आप समझ चुके हैं ना, इट इज़ वेरी सिंपल। कांस्टेंट क्यों नहीं यूज़ करते, देखो मान लो मैं x की पावर 2 को इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो n की वैल्यू 2 है, तो x की पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, मतलब x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब देखो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ रहा है ना, अब हम अगर कांस्टेंट ना यूज़ करें तो क्या लफड़ा होगा, देखो x की पावर 3 अपॉन 3 को डिफरेंशिएट करो तो x स्क्वायर आएगा, आप ध्यान देखना, लेकिन x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1 को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, इससे तो यही आएगा और इससे का डिफरेंशिएशन 0, इट मीन्स इससे भी अल्टीमेटली आपके पास यही आएगा, तो प्लस 2 हो प्लस पाई हो, तो क्योंकि कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है डिफरेंशिएट करने में, 0 हो जाता है। तो आपका अल्टीमेटली देखो आप चाहे x की पावर 3/3 का डिफरेंशिएट करो, है ना, x की पावर 3/3 को डिफरेंशिएट करो, आप चाहे देखो x की पावर 3/3 को डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा, देखो 1/3 बाहर डिफरेंशिएट करेंगे इसको पूरे को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 1/3 बाहर ले लिया हमने, 1/3 x की पावर 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब मान लो इसकी जगह होता है ये x की पावर 3/3 प्लस 1, इसको करें
तो देखो पहले इसको करेंगे तो ये तो हम कर चुके हैं, ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो फिर से एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब चाहे एक्स की पावर 3/3 हो, चाहे इसके साथ कोई कांस्टेंट हो, तब भी आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स जब आप ये जो है ना ये इसको तोड़ें तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या पता, देखो आपको एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या पता कि स्टार्टिंग में एक्स की पावर 3/3 था या फिर एक्स की पावर 3/3 + 1 था। मतलब समझ रहे हैं ना आप, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या आइडिया लगेगा कि उसके साथ कांस्टेंट था या नहीं था। इसीलिए हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ताकि आपको अगर कांस्टेंट साथ में हो तो वो आपका फॉर्मूला गलत ना हो जाए। तो आप कांस्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कई बार हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो हमें पता नहीं चलता है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन अगर मान लो कांस्टेंट भी हो साथ में, क्योंकि कांस्टेंट का जब हम इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो करके ये आ जाएगा, और C 0, तो उससे तो फिर भी यही आएगा ना। तो इट मीन्स हमें क्या लग रहा है कि जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नहीं पता है कि इसके साथ कांस्टेंट था या नहीं था, इसलिए हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ताकि अगर होगा तो सही है, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, C = 0। सेकंड फार्मूला इज, अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन इज जब n = -1 हो, मतलब आपका x की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन हो, मतलब x की पावर -1 इज 1/x dx। तो जब आप फार्मूला लगाओगे x की पावर n की जगह -1, तो देखो ध्यान से -1 + 1 इज 0, क्योंकि सिंस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आपको पता है 0 क्या होता है, ये कैसे हो जाएगा, अनडिफाइंड। ऐसा फ्रैक्शन डिफाइंड नहीं होता है। इट मीन्स ये आपका फार्मूला यहाँ पे गलत हो गया, इसीलिए हम x की जब यहाँ पे लिख लूँगा मैं, ये फार्मूला कब वैलिड है, जब n इज़ नॉट इक्वल टू -1। n अगर -1 हो जाए, 1/x हो जाए, तब हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, वो है सिंपली आपका, वो फार्मूला है सेकेंड, दैट इज x की पावर -1 या 1/x dx इज सिंपली ln of x प्लस कांस्टेंट हमें लगाना ही लगाना है। क्यों, देखो ln x को डिफरेंशिएट, देखो अगर इससे इंटीग्रेट करके ये आए तो इससे डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आपको पता है ना, और c का डिफरेंशिएशन 0, तो 1/x + 0 है ना, तो 1/x आ गया। इट मीन्स c आपको इसलिए लगाना है कि क्या पता अगर 1 होता तब भी 1/x आता, 2 होता तब भी 1/x आता है ना, तो इसीलिए आपको क्या समझ आना चाहिए कि c ज़रूरी क्यों है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये आपका सेकंड फार्मूला था। थर्ड इज इंटीग्रल ऑफ sin x dx, दिस इज सिंपली -of cos x + c। हाँ ध्यान रखना है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ज़रूरी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन इज -cos x। आप डिफ्रेंशिएट करके देख लो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ये जब डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस एज इट इज़ रहेगा, -1 की तरह cos x का होगा -sin x + c इज़ 0। देखो क्योंकि कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, इसीलिए कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और गलती हो जाती है। इसलिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये 1 होता तब भी 0 आता, कांस्टेंट का 2 होता तब भी 0 आता, 3 होता तब भी 0 आता। इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कांस्टेंट है कि नहीं है, इसीलिए हम मान लेते हैं कि साथ में कांस्टेंट है, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो -sin x आ जाएगा sin x। तो आपका देखो इससे यही आया ना, और इससे आपका यही आएगा, ये समथिंग, और इससे आपका यही समथिंग आएगा। तो आपका फॉर्मूले, तो चौथा होगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दैट विल बी सिंपली sin x + c, है ना, दैट विल बी सिंपली sin x + c। तो आपके इतने फार्मूले हो चुके हैं ना, मैं आपको अच्छे से लिखा देता हूँ फार्मूले, है ना, सारे फार्मूले लिखा देता हूँ। कैसे वेरीफाई करेंगे आप, कैसे वेरीफाई करेंगे आपको पता है, सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो आपके पास इंटीग्रेट करके आएगा ये आ जाएगा आपके पास x की पावर n+1/n+1 प्लस, हाँ कांस्टेंट लगाना जरूरी है। और ये कब वैलिड नहीं है, इसीलिए ये कब वैलिड है, जब आपका n-1 ना हो, क्योंकि n-1 हो जाए, इफ़ n = -1 देन तो x की पावर -1 dx या फिर 1/x हो जाएगा ना, x की पावर -1 ये हो जाएगा आपके पास ln of x। ln क्या होता है, नेचुरल लॉग, मतलब बेस e है, प्लस कांस्टेंट ज़रूरी है, कांस्टेंट भूलना नहीं है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये बहुत मेन है, ठीक है। तीसरा इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, दैट विल बी -of cos x + c। चौथा है इंटीग्रल ऑफ cos x dx, दैट विल बी sin of x + c, sin of x + c। पांचवा है इंटीग्रल ऑफ secant square x dx, दैट विल बी tan of x
प्लस सी। कैसे? tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इससे टूट के ये बना, तो इसको सारे टुकड़ों को जोड़ के क्या बनेगा? tan x बनेगा। और दूसरा आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स प्लस सी, कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों? देखो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, सॉरी माइनस कॉट एक्स का होता है ना माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, तो माइनस सिंस माइनस यहाँ पे नहीं लगा रहे ना, तो माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोसेकेंड स्क्वायर को कॉट को डिफरेंशिएट करते थे, कोसेकेंड स्क्वायर नहीं आता था, माइनस आता था, तो साथ में हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तब जाके ये कोसेकेंड स्क्वायर बनेगा। अब ये चीज़ें सिंपली याद रखो, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आप मैथ्स में इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओगे। आपको अभी तो सारे फॉर्मूले याद रखने हैं ना, एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको अप्लाई करना सीखना है फिजिक्स में। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, देखो जब आप 12th का मैथ्स का लेक्चर पढ़ेंगे ना, या खुद भी आप अपने स्कूल्स जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। ये तो आपका उस जो सिलेबस है ना कैलकुलस, उसका मतलब 1 to 2% भी नहीं है, सिर्फ फार्मूलेज है ना। आपका नेक्स्ट फार्मूला मान लो शायद 7 था ये, है ना, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स इंटू tan x। क्या आपको पता है? देखो इसको जोड़ के कुछ आएगा और उसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा, हम यही बताया ना। तो किसको डिफरेंशिएट करके सीकेंड एक्स tan x आता है? आपको पता है सीकेंड ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट जरूरी है, सीकेंड एक्स को डिफरेंशिएट करके ये आता है ना। और दूसरा होता है कोसेकेंड एक्स डॉट कॉट एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई में है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेकेंड एक्स प्लस सी। देखो मैंने आपको बताया था को जहाँ हो वहाँ हो माइनस, आप ट्रिक एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके यही आएगा माइनस ऑफ कोसेकेंड एक्स, इसको डिफरेंशिएट करके आएगा माइनस ऑफ कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। तो जब उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये बनेगा, इसीलिए मैंने माइनस लगाया। आपका 9th फॉर्मूला इज सिंपली इंटीग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस, सॉरी आपको पता है इसको इंटीग्रेट करके कुछ आएगा, जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए। किसको डिफरेंशिएट करके e की पावर x आता है? सिंपली आपको पता है ना, और प्लस साथ में c। e की पावर x को डिफरेंशिएट करें तब भी यही आता है, इसलिए इंटीग्रेट करें तब भी वही आएगा जो डिफरेंशिएट करके आता है। तो आपके ये 9 फॉर्मूले आपको बहुत कंपलसरी आप याद कीजिए इन सभी फॉर्मूलों को, है ना। याद करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। अब हम इंटीग्रेशन पे बेसिक जनरल कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं इंटीग्रेशन एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और भी सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई एक्स इंटू डी एक्स। क्या इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में? मैंने आपको पहले ही बताया है, डायरेक्ट इंटीग्रेट मत करो, ऐसे नहीं आप इसको अलग से इसको अलग से, पहले सिंप्लीफाई करो फंक्शन को। तो इंटीग्रल ऑफ, मान लो हम कई बार ऐसे लिखते हैं कि दिस इज़ इंटीग्रल, तो इंटीग्रल को हम आई से डिनोट करते हैं, और कई बार डिफरेंशियल को हम डी से, जैसे मान लो आपका एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग को डी, तो हम सिंपली डी भी लिख देते हैं ना। तो ये जो आई है, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मल्टीप्लाई की एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2 प्लस 3, है ना। आपको फॉर्मूला पता होगा ना, पावर ऐड हो जाती है बाई एक्स डी एक्स। सिंपली क्या हो जाएगा, ये x की पावर 1 है तो 5 माइनस 1 4, है ना, एक x कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 dx। अब सिंपली क्या आ गया, ये फॉर्मूला बन गया x की पावर n dx को इंटीग्रेट करने का, जहाँ पे n इक्वल टू 4 है। तो क्या होता था, आई क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर क्या होता था, x की पावर n प्लस 1, n इज़ 4, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, n की वैल्यू 4 प्लस कांस्टेंट ज़रूरी है, तो ये आपका आंसर होगा, दैट विल बी आई इज इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, है ना। इट वॉज वेरी इजी, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन इज़, जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपके लिए बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो रूल आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, आपको सिंपली कुछ बेसिक रूल याद रखने। मान लो आपको निकालना है 4 sin x माइनस 2 cos x, यह आपका फंक्शन है पूरा, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू आई इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल क्या होगा, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन अलग अलग, वैसे इंटीग्रल में भी अलग अलग। तो एक बार आप 4 sin x को विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, माइनस ऑफ अब कर दो 2 cos x को विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। क्या दूसरा बताया था मैंने आपको डिफरेंशिएशन में, एक तो सम रूल, कोशेंट रूल, सॉरी सम रूल और डिफरेंस रूल तो बताए थे, साथ में बताया था कांस्टेंट बाहर ले जाते हैं, तो इसमें भी बाहर ले जाते हैं उसको, है ना। अगर मल्टीप्लाई होगी इसी के साथ तो माइनस 2 cos x इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों, सिंपली आपके पास फॉर्मूला साइन x का होता था माइनस cos x, है ना। साइन x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू माइनस cos x माइनस 2 इंटू cos x का था sin x
अब सिंस इंटीग्रेट कर दिया तो साथ में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट लगेगा c। अच्छा ऐसे समझो, ये एक बार इंटीग्रेट किया तो इसका कांस्टेंट आ जाएगा c1, ये दूसरी बार इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो c2। अब जब हम लिखेंगे तो दिस विल बी -4 cos x -2 sin x प्लस c1 प्लस c2 प्लस c1 प्लस c2। तो एज अ होल जो c1 प्लस c2 हम इसको तीसरा कांस्टेंट मान सकते हैं c। तो आपका आंसर आएगा -4 cos 2x प्लस 2 -4 cos x -2 sin x प्लस कांस्टेंट दैट इज c, और जो कांस्टेंट है दैट इज c1 प्लस c2। आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक अच्छी छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, अच्छी छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ यहाँ पे जो कांस्टेंट फॉर्म रूल है दैट इज़ 4 cos x dx है ना, 4 cos x। यहाँ उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ यहाँ पे जो कांस्टेंट रूल है कि अगर कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो तो सेम होता है, 4 बाहर आता है। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला हो तो विद रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो अकेला नहीं बचा, ये क्यों, 4 बाहर, छोटे छोटे x के टुकड़े हैं उन सबको जोड़, ये क्या है, छोटा x का टुकड़ा, ऐसे ही छोटे x के टुकड़ों को जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली इंटीग्रल ऑफ dx क्या था, x और 4 एज इट इज़। तो इस तरह का है, यहाँ पे कांस्टेंट 0 0 कुछ नहीं होता है ना, तो आपको सिंपली याद रखना है। तो अब आपके लिए सिंपली एक और क्वेश्चन है, दैट इज सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस x² इंटू dx। क्या करेंगे, दो पार्ट में, पहले 1/x² dx प्लस दूसरे में x² dx है ना, अलग अलग से कर लिया प्लस। अब ये आ गया x की पावर -2 dx है ना, प्लस x की पावर 2 dx। x की पावर -2 मतलब n-2 में -2 + 1 और इंटीग्रल हट जाएगा, हमने डैश प्लस इसके लिए, इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट आएगा c1 प्लस इसमें भी 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c2। तो c1 प्लस c2 जोड़ के हम एक कांस्टेंट बना सकते हैं, दैट इज c, ओवरऑल कांस्टेंट c। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c है ना, ये माइनस ऊपर भी जा सकता है, माइनस और x की पावर -1 हो जाएगा -1/x। समझ आ चुका है आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इंटीग्रेशन में। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत ना हो, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद हो तो आप कर सकते हैं बहुत ईजीली। इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 अपॉन x है ना, इस तरह से। अब सिंपली क्या करो, देखो ये कुछ दिख रहा है, डिवाइड कर दो है ना, पूरे को डिवाइड किया x से तो डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, ये x² को डिवाइड किया x से तो आ जाएगा x²/x मतलब x माइनस, अब 1 को किया तो 1/x, सिंपल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन एक बार इसका फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका तो क्या आ जाएगा x dx, x की पावर 1 है ना, तो 1 मतलब n की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 अपॉन 2 माइनस 1/x का था ln x प्लस कांस्टेंट c, यहाँ से कांस्टेंट आता c1, यहाँ से कांस्टेंट आता c2, दोनों को जोड़ के हमने कंबाइन में लिख लिया c, ठीक है। तो सिंपल है। देखो मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर इतना फास्ट मत करवाइए, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये क्वेश्चन है, वैसे तो आपको खुद से करने हैं, आपको सॉल्यूशन तभी देखना जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, है ना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx है ना, ये आपको निकालना है। तो मान लो ये दिस इज इक्वल टू i, तो i आपका क्या हो जाएगा, i इंटीग्रल इज सिंपल है। आप जो नीचे cos स्क्वायर x है उसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x dx। अब देखो ये सिंपल, अभी आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं लगानी है, आपको जो फॉर्मूले बताए उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ये जो बन जाएगा दिस विल बी sin x अपॉन cos x दैट इज tan x अपॉन cos x, ये ऐसे बन चुका है ना, sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x बना, तो 1/cos x क्या हो जाएगा secant x। कैसा फॉर्मूला पढ़ा अभी हमने, इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x है ना, वही है tan x secant x। तो क्या आता था, दैट विल बी secant ऑफ x प्लस कांस्टेंट जो आ जाएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, दैट विल बी c। बहुत सिंपल है ना, आपको समझ आ चुका है कैसे करना है। अब देखो बच्चों आज के जो लास्ट हम समझेंगे दैट विल बी, जैसे चेन रूल लगता था डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे चेन रूल नहीं लगता। ट्रिक सिंपल है, आपको मान लो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। देखो इसको करने के कई तरीके हैं, आप इसको cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस कुछ इस तरह से कुछ भी करो, है ना, लेकिन सबसे सिंपल तरीका दैट इज
अब ध्यान से देखो, हम क्या करते थे, हमें फॉर्मूला पता है, डिफरेंशिएशन में भी पता था हमें, कॉस एक्स का पता होता था। अब यहाँ पे एक्स इज अ वेरिएबल बन चुका है 2x, तो चेन रूल में जैसे हमने किया था ना, तो उस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली जब भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है हम इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम सिंगल वेरिएबल, देखो x होना चाहिए था, x की जगह अगर गलत कुछ आ गया ना तो हम 2x को सिंपली पुट कर देंगे सिंगल वेरिएबल, मानो t w कुछ भी, तो पुट, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रूल, है ना। पुट 2x इज इक्वल टू टी, तो हम दोनों साइड x के, देखो dx है ना, तो dx है तो मतलब हमें dx लाना है, तो मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x और dt बाई dx, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, dx आ जाएगा 1, तो 2 आ जाएगा dt बाई dx, तो आपके पास 2 dx इज dt, या सिंपली dx इज dt बाई 2। इसका मतलब पता है क्या हो गया, आपके पास एक सिंपल तरीका बन गया। आपको 2x को t पुट करना है, अब ये इंटीग्रल जो होगा i वो बन जाएगा cos ऑफ 2x, मतलब 2x इज t, और dx की जगह पुट करना है dt बाई 2, है ना। तो 2 जो है कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos t dt, तो 2 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में था तो 1/2, है ना। तो बन जाएगा ये i इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos x dx होता था sin x प्लस c, तो cos t dt, तो sin t, है ना, सिंपली वेरिएबल ही तो चेंज किया है, sin ऑफ t, है ना, और प्लस c, क्योंकि हाफ इसके साथ, तो i हो जाएगा हाफ ऑफ sin t प्लस हाफ ऑफ c। देखो ये पूरा इंटीग्रेशन है ना, तो इसमें जो कांस्टेंट क्यों लिखा मैंने साथ में, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेशन का जो आएगा वो है, तो हाफ उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हाफ ऑफ c कुछ अलग कांस्टेंट मान लेते हैं हम, दैट विल बी c1, जैसे 2 होगा तो हाफ ऑफ 2 इज़ 1, तो c1 मान लो, हाफ ऑफ sin t। अब लास्ट में आपको आंसर तो x में ही लाना है ना, क्योंकि देखो x में, तो हाफ ऑफ sin t पुट कर देंगे, t हमारा था 2x, तो हाफ ऑफ sin 2x प्लस c की जगह है c1, है ना, हाफ ऑफ c की जगह है c1। तो आपका सिंपली सॉल्व हो चुका है। सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं, इसका दूसरा तरीका पता है क्या है, आप इंटीग्रेट कर दो, cos x का होता था sin x, तो cos 2x का सिंपली हो जाएगा, ट्रिक है ये, ट्रिक है ना, ट्रिक इज cos x का होता था sin x, cos 2x का आप बिना सोचे समझे इंटीग्रेट कर दो, दैट विल बी sin ऑफ 2x। बस अब जो यहाँ पे x की जगह एक्स्ट्रा इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, उससे डिवाइड कर दो, तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में था 2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, sin ऑफ 2x बाई 2 प्लस आप c लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको समझ आए, ट्रिक इज आप तो जो भी है उसको इंटीग्रेट कर दो, जैसे करते हैं cos ऑफ x का sin x, cos ऑफ 2x का होगा sin 2x, डिवाइडेड बाय जो इसके साथ x के साथ एक्स्ट्रा चीज़ मल्टीप्लाई हुई जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, उससे डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना लंबा ये तो है मैथमेटिकल मेथड, बाकी आपका जो लास्ट में रिजल्ट है उसको एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। समझ आया आपको? तो आपका जो दैट वाज वेरी सिंपल। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन था ln ऑफ x प्लस सी, एक्स है तो x, मतलब ये है क्या 1/x प्लस 0, है ना, मतलब प्लस में 0 मान लो, तो ये आता था ln ऑफ x प्लस 0, है ना, तो 0 को कुछ नहीं लिखता, तो इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है, कई बार इसके साथ ऐसे भी हो सकता है x प्लस 1, तो आपने ध्यान रखना है ये x की जगह आ चुका है x प्लस 1, तो आप x करते थे तो ln x आता था, तो x प्लस 1 करेंगे तो ln ऑफ x प्लस 1 आएगा प्लस c, x प्लस 2 होता तो ln ऑफ x प्लस 2 आता, x प्लस 5 होता तो ln ऑफ x प्लस 5 आता, x प्लस पाई होता तो ln ऑफ x प्लस पाई आता, मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर में x 1/x की तरह दिख रहा है ना, उस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ln ऑफ x होता था तो जो भी आपको पूरा है ln ऑफ x प्लस समथिंग, है ना, जो भी आपका होगा। अब आपको क्या करना है 1/2x प्लस 3 dx, देखो ये 1/x होना चाहिए ना, x अलग से होना चाहिए, x नहीं है, तो हम क्या करेंगे x लाने के लिए यहाँ पे देखो 2 बाहर निकालेंगे तो x आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3 की जगह बच जाएगा 3/2, तभी देखो आपका मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2 बाहर ले लिया ना, तो 2 बाहर ले लिया तो x बच जाएगा, और यहाँ पे 3 बनाने के लिए 3/2 होना चाहिए, तो 2 बाहर ले लिया पूरे में से। अब देखो 2 हम पूरा बाहर ले लेते हैं हाफ, तो हाफ ऑफ, अब देखो इंटीग्रल ऑफ 1/x होता था ln x, 1/x प्लस 3/2 होगा ln ऑफ x प्लस 3/2 प्लस c, सिंपल है ना, कोई टफ नहीं है इसमें, ln ऑफ x प्लस 3/2 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको फिर से हम ऐसे लिख सकते हैं
2x प्लस 3/2 को अगर हम डिनोमिनेटर सेम करके, जो भी आपका तरीका आपको पता है ना, 2x प्लस। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, log में ln ऑफ a/b होता है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, मतलब डिवाइड में हो तो माइनस, और ln ऑफ a b होता है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e, मतलब प्रोडक्ट में हो तो प्लस और डिवाइड में हो तो माइनस। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ln ऑफ a/b इज ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। तो ये एक और चीज़ कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम c के साथ जोड़ सकते हैं। बाकी आपका यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन जो था हमारा बेस्ट मेथड वाज सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन को हमें अच्छे समझना है, उसके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लोग आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको टफ क्या लग रहा है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाला फंडा टफ लग रहा है, तो आप देखो ये प्रैक्टिस से आएगा। मुझे अब डायरेक्ट आइडिया इसलिए आता क्योंकि मैंने लगभग इस तरह के 1000-2000 क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व किए ही होंगे, उससे ज़्यादा भी। तो मेरे को पूरी तरह से मतलब एक माइंड में आ चुका है कि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा। आपको ये एकदम से नहीं आएगा, आपको ट्राई करना है, हिट एंड ट्रायल करते रहो सीखते जाओ। आपको जब पता चलेगा नहीं ऐसे तब आप अच्छे सीखोगे, बट प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब देखो ये रूट है ना, पर अगर ये स्क्वायर होता पूरा तो रूट कैंसिल हो जाता, तो मैं इसको कुछ ऐसे पुट करूँगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पुट जो भी आपको अजीब सी चीज़ लगती है वेरिएबल की जगह उसको टी पुट करो, लेकिन यहाँ पे टी नहीं पुट करूँगा, मैं टी स्क्वायर पुट करूँगा ताकि ये आपका जो है सॉल्व हो जाए। अब मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि क्या लाना है, dx लाना है ना, तो जो लाना होता है उसके रिस्पेक्ट में। अगर dt होता तो t के रिस्पेक्ट में, d ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको क्या चेन रूल आता दिखाई दे रहा है, देखो अलग अलग से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x होगा 2x माइनस कॉन्स्टेंट का तो 0, तो 2x आ जाएगा। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर का हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, टी वेरिएबल आ चुका है तो हमें टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और टी मल्टी डी टी फिर से और डी एक्स, तो यह आ जाएगा डी टी स्क्वायर बाई विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज़ 2t है ना सिंपली, और डी टी बाई डी एक्स। तो देखो ये साथ में कर देते हैं हम, 2x डी एक्स हो जाएगा 2t डी टी, 2 से 2 गया तो x डी एक्स आ गया t डी टी। मतलब हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, मतलब हमारे पास dx और dt में रिलेशन आ चुका है। तो हम सिंपली i में जो है वो चीज़ें पुट करेंगे जो हमें मिल चुकी हैं। i में आ जाएगा x dx की जगह आ जाएगा t dt अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो रूट ऑफ, अब जब t में तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमने टी स्क्वायर पुट किया था, तो टी स्क्वायर का रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल t, तो ये आ जाएगा t से t गया है ना, सेम है। तो ये सिंपली बन गया इंटीग्रल ऑफ dt। इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता था x, तो इंटीग्रल ऑफ dt क्या हो जाएगा t, वेरिएबल तो ये चेंज किया है ना, तो t प्लस साथ में कांस्टेंट c है ना, c भूलना नहीं है। अब हम लास्ट में हमें आंसर तो x में निकालना होगा ना, ऑप्शन x में दिया होगा, तो हम सिंपली t की वैल्यू पुट करते हैं। t की वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर दिस, तो t हो जाएगा इसका रूट, दोनों साइड रूट ले लिया, स्क्वायर का दिस और इसका, तो t हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस c। तो यह आया आपका इंटीग्रल, यह आया आपका इंटीग्रल। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा कैसे सॉल्व करना है ना। बाकी हम अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक आप देखो आज मैंने इंटीग्रेशन करवाया आपको है ना, तो आपको ये सब चीज़ें क्वेश्चन जो है समझना है। जो समझ नहीं आता आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, शर्माना नहीं है। बाकी हम अगले लेक्चर में इससे आगे कवर करेंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।